नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू सामाजिक शोध में साक्षात्कार के बारे में। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। जैसा कि सामाजिक शोध के विभिन्न टॉपिक्स पे आपसे बातचीत कर चुके हैं, आज हम साक्षात्कार के बारे में बात कर रहे हैं। साक्षात्कार प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसमें कि अनुसंधानकर्ता किसी भी उत्तरदाता के जीवन में आंतरिक रूप से प्रवेश करता है और प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का प्रयास करता है। खासकर साक्षात्कार की बात जब हम करते हैं तो वो एक तरह की गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रविधि का प्रयोग केवल समाजशास्त्र में ही नहीं बल्कि मनोचिकित्सा में भी किया जाता है, मनोविश्लेषण में किया जाता है, अर्थात साइकोलॉजी में भी इसका प्रयोग होता है। आंतरिक रूप से देखने का प्रयास जब अनुसंधानकर्ता करता है तो उसके लिए उसके पास प्रत्यक्ष रूप से बैठता है, उससे वार्तालाप करता है और अपने कुछ क्वेश्चंस के जरिए उससे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार मौलिक रूप में सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यानी इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में, इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता अंतःक्रिया करता है। साक्षात्कार को एक अव्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। ऐसा यंग साहब कहते हैं। मतलब अंतःक्रिया की बात तो बुडेनहार्ट ने कही, यहाँ पर इन्होंने कल्पनात्मक शब्द की बात करी। यानी कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है अनुसंधानकर्ता, अर्थात उसके जीवन में प्रवेश करके उससे अपने टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी उसका जीवन, उसकी लाइफ, उसकी सोच इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या है। तो एक तरह से साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता व्यक्ति से गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचनाएं प्राप्त करना है। मोजर साहब ऐसा करते हैं। मतलब मोजर साहब इस बात की जानकारी देते हैं। खासकर सर्वेक्षण के दौरान जब सर्वेक्षण किया जाता है तो सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप होता है, एक बातचीत होती है, एक साधारण सी वार्तालाप का दृष्टिकोण होता है, जिसमें उत्तरदाता एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर उससे बातचीत करता है, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अनुसंधान कार्य में ये एक ऐसी प्रविधि है जिसके जरिए अनुसंधानकर्ता डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं, तो एक विशेषता ये सामने आती है कि यह एक प्रविधि है, एक ऐसी प्रविधि जिसमें कि हम प्राथमिक तथ्य एकत्रित करते हैं। इसके साथ साथ इसका एक पक्ष साक्षात्कारकर्ता और की भूमिका अदा करता है और दूसरा उत्तरदाता की। मतलब दो पक्ष होते हैं। इसमें उत्तरदाता एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। खासकर हम जब बात करते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार की तो उसमें एक व्यक्ति होता है। जब हम करते हैं सामूहिक साक्षात्कार की तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इंटरव्यू वाली जो बात है, साक्षात्कार की जो बात है, उसमें एक व्यक्ति के अलावा एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया को स्पष्ट करती है, अर्थात दोनों पक्ष के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है और दोनों पक्ष सामाजिक अंतःक्रिया करके किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप द्वारा की जाती है। जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है तो व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट करके, संपर्क करके जानकारी प्राप्त की जाती है और बातचीत के जरिए ये चीज़ डिटेल में प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार का एक निश्चित उद्देश्य होता है जो तथ्य संकलन से जुड़ा होता है। उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाता है। इसमें शोधकर्ता उत्तरदाता से अधिक गहन एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करता है। आंतरिक सूचनाएं जो ऊपरी रूप से तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जब वार्तालाप करता है, तरह तरह के प्रश्न करता है
उस उत्तरदाता से डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसमें चूँकि आमने सामने बैठते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, तो ये आमने सामने के संबंध बन जाते हैं। अवलोकन में भी साक्षात्कार का प्रयोग होता है। जब हम अवलोकन की बात इससे पहले हमने की थी, तो अवलोकन में भी एक तरह से साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इसके कुछ उद्देश्यों की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष संपर्क इसका एक उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष संपर्क करके, प्रत्यक्ष रूप से उसे मिल करके अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से मिल करके एक तरह से जानकारी प्राप्त करता है। तो एक तरह से इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष संपर्क करना भी होता है। इसके ज़रिए अवलोकन भी संभव। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो हम प्रश्नों में नहीं रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको वो जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो एक तरह से इंटरव्यू के साथ साथ अवलोकन भी हो जाता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत सूचनाएं हमको बहुत सारी जानकारी हमको वैसे नहीं मिल पाती, जैसे कि हम प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से देखते हैं, लेकिन इंटरव्यू के जरिए हमको बहुत सी व्यक्तिगत सूचनाएं मिल जाती हैं। समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर हमको जानकारी मिल जाती है। जो समस्या से जुड़े हुए जो बिंदु हैं, अगर हम प्रश्नावली अनुसूची में रखते हैं, तो वो सब हमको उन प्रश्नों के उत्तर तो मिलते हैं, लेकिन साक्षात्कार में हमको वो बिंदु भी मिल जाते हैं जिनका ध्यान हमारी तरफ पहले नहीं था। क्योंकि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, उस उत्तर देता है, वो जानकारी देता है, तो उसी दौरान बहुत सारी ऐसी बिंदु भी हमारे सामने आते हैं जिनकी जानकारी हमारी समस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ इस प्रविधि के जरिए हम उपकल्पना का निर्माण भी कर सकते हैं। उपकल्पना के निर्माण में भी साक्षात्कार की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। इसके अलावा गुणात्मक तथ्यों के लिए जानकारी मिलती है। जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं, जब हम साक्षात्कार की बात करते हैं, डिटेल में जानकारी बात करते हैं, लंबे वार्तालाप की बात करते हैं, तो हमको वो सारी जानकारी गणनात्मक रूप में तो मिल नहीं पाती, हम उसको गुणात्मक रूप में ही देख पाते हैं। सूचनाओं के सत्यापन के लिए भी एक तरह से साक्षात्कार बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारी जानकारी हमारे पास रहती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए के बारे में, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो उस बातचीत से हमको पता चल जाता है कि ये आदमी की ये जो बात बाहर कही जा रही है ये सही है या नहीं, अर्थात हम सत्यापन भी कर सकते हैं। साक्षात्कार की जब हम बात करते हैं तो उसका जो महत्व दिखाई देता है, इसका प्रयोग अनुसंधान में करना भी चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो इसका महत्व हमको दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके ज़रिए हमको बहुत सारी जानकारी गहन रूप से मिलती है। गहन सूचनाओं का संकलन करने के पीछे भी हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। इसमें एक दूसरी बात यह है कि जैसे हम प्रश्नावली अनुसूची बनाते हैं तो उसमें प्रश्न जो लिमिटेड प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो पाता है, लेकिन इसमें लचीलापन भी होता है। हम अपने हिसाब से प्रश्नों को नए प्रश्नों को बना भी सकते हैं, नए प्रश्नों को जोड़ भी घटा भी सकते हैं, तो ये लचीलापन भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अर्थपूर्ण सूचनाएँ मिल जाती हैं, चूँकि हम आमने सामने रहते हैं और उन कम से कम प्रश्नों में बंधे नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जानकारी हमको अर्थपूर्ण रूप से मिल जाती है, क्योंकि हम उसको समझा पाते हैं। इसके साथ साथ हम नियंत्रण भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम अधिक प्रत्युत्तर की बात भी करते हैं। जैसे प्रश्न किया, उसका उत्तर मिला और उत्तर से आगे डिटेल में जानकारी मिली, और साथ में सहयोग की बात भी आती है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उत्तरदाता से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे, जिससे हमको प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाले से भी कहते हैं कि टॉपिक हमारा ये है। कई बार होता है कि हम एक पर्टिकुलर समस्या पे बातचीत कर रहे हैं और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में उत्तरदाता कुछ दूसरी तरह की जानकारियाँ भी देने लगता है जो कि हमारे टॉपिक से अलग हटके है। ऐसे में उसको स्मरण दिलाया जाता है कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उसको प्रेरित किया जाता है उस टॉपिक पे लाने के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु हैं, नाजुक बिंदु हैं, संवेदनात्मक बिंदु हैं, जिन पे हमको इंटरव्यू के जरिए ही जानकारी प्राप्त मिल सकती है। हमको अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से वो जानकारी नहीं मिल पाती। तो एक तरह से साक्षात्कार का इस आधार पर हम एक महत्व समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं भी अपनी दिखाई पड़ती हैं। जैसे ये प्रविधि बहुत अधिक खर्चीली है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है।
और काफ़ी समय लगने के साथ साथ बार बार जाना एक व्यक्ति के पास संभव नहीं, इसलिए काफ़ी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते करते हम कई बार तो होता है कि एक दिन में एक या एक से अधिक व्यक्ति से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। तो इस आधार पर ये बहुत खर्चीली है। इसके साथ साथ विशेष कुशलता एवं प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो उस आधार पर हम ये देखते हैं कि अगर इंटरव्यू लेने वाले को प्रशिक्षण अच्छा नहीं मिला तो ऐसे में उत्तरदाता से सही जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार ये होता है कि उत्तरदाता बहुत सारी जानकारी ना देकर भगा देता है। कई बार ऐसे रिसर्च के दौरान ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई शोधकर्ता की या इंटरव्यू लेने वाले की, तो ऐसे में सही जानकारी ना मिलकर अधूरी जानकारी मिलती है। ये एक इसकी कमी दिखाई पड़ती है। मौखिक उत्तर पर विश्वास करना पड़ता है, जो व्यक्ति कह रहा है उस पर विश्वास करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारी जानकारी सही नहीं होती। अधिक विस्तृत प्रयोग में कठिन, अगर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे में हमको बहुत सारी जानकारियाँ संभव नहीं है कि हम सबसे संपर्क कर सकें। इसके साथ साथ हम जो हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक के इर्द गिर्द रहते हैं, जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं एक तरह की, तो एक रूपता में कमी पा जाती है, तो जिसके कारण हम अपनी लीक से हटने लगते हैं, जो कि अनुसूची प्रश्नावली भी नहीं होती। इसके साथ साथ गोपनीयता के आश्वासन में भी कमी दिखाई पड़ती है। गोपनीयता का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी बहुत सारे उत्तरदाता से हम जरूर कह देते हैं कि हम सब चीज़ गोपनीय रखेंगे, लेकिन उत्तरदाता जब प्रश्नों का उत्तर देता है और प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सामने बैठने के कारण छिपा लेता है। तो हम एक तरफ तो कहते हैं गोपनीयता की जानकारी इसमें मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि बहुत सारी गोपनीय चीज़ें हमको इंटरव्यू के जरिए नहीं प्राप्त हो पाती है। और एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसका आलेखन सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम आलेखन करेंगे तो उत्तरदाता उसका ध्यान भ्रमित होगा, परेशान होगा। ऐसे में आलेखन अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ जो उसने दी हैं वो जानकारी हमारे पास सही समय पे न लिखने के कारण अधूरी जानकारी रह जाती है। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर अनुसंधानकर्ता उनका आलेखन नहीं करता है या उसका आलेखन उसके तुरंत बाद नहीं करता है, तो ऐसे में उत्तरदाता द्वारा कही गई बातों को, बहुत सी बातों को अनुसंधानकर्ता भूल सकता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर व्यक्ति उस दिन वो सारी डिटेल में जानकारी ना लिखे तो उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज वो भूल जाता है। ऐसे में जब वो लिखने लगता है तो उसमें उसके विचारों का समावेश हो जाता है, जो कि अनुसंधान कार्य के लिए, अनुसंधान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये आलेखन की एक समस्या है। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि टेप रिकॉर्ड रखना चाहिए, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि उत्तरदाता ये कहता है कि मेरी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इससे गलत होगा। तो ये एक समस्या है जो हमको दिखाई पड़ती है। ये सीमाएं हैं साक्षात्कार में, लेकिन अपनी अपनी अच्छाइयाँ भी हैं। अब हम इसके स्टेप्स पे आते हैं, इसके चरण क्या क्या होते हैं जिसके आधार पर साक्षात्कार किया जा सकता है। साक्षात्कार के दौरान हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। एक तो है साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी। साक्षात्कार की हम तैयारी करते हैं कि किससे इंटरव्यू लेना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, कितने लोग का इंटरव्यू लेना है, यानी हमको कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, वो व्यक्ति किस टाइप का है। हमको प्रारंभिक तैयारी अपना मतलब पेन है, कॉपी है, रिकॉर्ड है, मतलब जैसा भी कैमरा है, मतलब तरह तरह की तैयारियाँ होती हैं। उन तैयारियों को हमको प्रारंभिक तैयारी करनी होती है। इसके साथ साथ हमको उत्तरदाताओं का चयन करना होता है। कितने उत्तर लेने वाले, या कहा जाए कितने लोग का हमको इंटरव्यू लेना है, उनका चयन किस तरह से किया जाए, किस सैम्पलिंग के माध्यम से किया जाए, क्योंकि उनका चयन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर चयन गलत हो गया या एक ही तरह की सोच के एक से अधिक व्यक्ति मिल गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उत्तरदाताओं का चयन जो कि पूरे समाज का, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, वो जानकारी मिल सके जो हमारे शोध कार्य के लिए उचित है। तो ये चयन करते समय विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ उत्तरदाताओं की प्रारंभिक जानकारी, हमने चयन कर लिया लेकिन उत्तरदाता की हमको जानकारी सही से नहीं है, जैसे उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका विचारधारा। क्योंकि कई बार होता है कि हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी न होने पर बहुत से प्रश्नों को उनके सामने रखते समय हमको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बात उसको चुभ सकती है।
चाहे वो जाति से संबंधित हो, उसके दल से संबंधित हो, उसके क्षेत्र से संबंधित होती है, उसकी विचारधारा से संबंधित हो सकती है। तो उन प्रश्नों से हमको बचना है। तो इसलिए हमको उत्तरदाता की प्रारंभिक जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रारंभिक जानकारी गलत हुई या प्रारंभिक जानकारी नहीं हुई तो इंटरव्यू लेना मुश्किल हो जाएगा। कई बार हमने ये देखा है कि जैसे कि कोई नेता का इंटरव्यू लेना है तो उसकी पसंदीदा चीज़, जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो उस बुक को उसका जिक्र करके ऐसे में उत्तरदाता अंदर से अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ साक्षात्कार के लिए समय और स्थान का निर्धारण, जब किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो टाइम फिक्स करना पड़ता है। इससे टाइम के फिक्स करने के लिए फ़ोन के ज़रिए या किसी व्यक्ति के ज़रिए तय किया जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि आप कहाँ पर इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समय निर्धारित नहीं किया और ऐसे ही पहुंच गए तो वो आपको भगा सकता है, मना कर सकता है। ऐसे में जो अनुसंधान का जो उद्देश्य है, अनुसंधान का जो कार्य है, उसमें व्यवधान पड़ सकता है। और सही बात तो यह है कि अगर इंटरव्यू का टाइम निश्चित हो गया तो उस समय पर ही पहुंचना है, जो स्थान निश्चित हुआ उसी स्थान पर ही पहुंचना है। क्योंकि कई बार होता है कि अनुसंधानकर्ता टाइम फिक्स कर लेता है, समय पर नहीं पहुंचता, तो उत्तरदाता उसको इंटरव्यू देने से मना कर सकता है। तो इसलिए स्थान और समय का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि समय ऐसा होना चाहिए जो उत्तरदाता के लिए अनुकूल हो। हालांकि उत्तरदाता ही उसके बारे में बताएगा कि किस समय देगा, लेकिन उसको और अपने वार्तालाप के ज़रिए उसको मोटिवेट करके अपने सुविधा के हिसाब से भी उसको एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साक्षात्कार यंत्र की रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप साक्षात्कार कैसे लेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करके, मतलब साक्षात्कार में जो भी उपकरण आपने बनाया है, जो भी उपकरण बनाएंगे वो पहले से तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसमें सावधानी नहीं बरती या आपने पहले से उस उपकरण को तैयार नहीं किया, पहले से प्रश्नों की रचना नहीं करी और उस समय आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको अपने अनुसंधान कार्य में व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। उत्तरदाता के पास आपकी रिक्वेस्ट पर वो तैयार हुआ है, तो जो प्रश्न आपको पूछने हैं वो पहले से अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। वो ठीक है कि उसमें थोड़ा लचीलापन होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। उस फ्रेम के हिसाब से उत्तरदाता से संपर्क करके उन प्रश्नों को, उस उपकरण का प्रयोग करके उस प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। अब इसकी मेन प्रक्रिया आती है साक्षात्कार में। इसमें पहले यह संपर्क स्थापित किया, जैसा कि पहले से तय था। संपर्क स्थापित करके मतलब उससे संपर्क किया और उसके संपर्क स्थापित करके उसके पास पहुँचे। उसके बाद उद्देश्य बताना, आपका जो इंटरव्यू लेने का उद्देश्य है, आपका शोध कार्य है या जो भी बात है, उसका उद्देश्य उसको क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कई बार होता है कि अगर उद्देश्य सही ढंग से उसकी समझ में नहीं आया तो इंटरव्यू देने से मना कर सकता है। उसको बताना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है या हमारा उद्देश्य जो भी पर्टिकुलर है उससे उसको सेटिस्फाइड करना होगा। तो अनुसंधान कार्य में विशेष रूप से उसको उद्देश्य को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता अपने टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पहले से हासिल कर ले। मैंने जैसे कि एक लेक्चर में ये भी बताया था कि कई बार होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने टॉपिक को सही ढंग से समझ भी नहीं पाते। ठीक है, वो समझता है, लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए आप उसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। साथ में उससे सहयोग की याचना करनी पड़ेगी, सहयोग की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हमारे लिए अति कृपा होगी। ऐसे में उसको ये लगना चाहिए कि वो एक विशेष व्यक्ति है, ताकि वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। उसके बाद इंटरव्यू का प्रारंभ किया जाता है। चेहरे में हमेशा मुस्कान नज़र आनी चाहिए ताकि उत्तरदाता को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन इतना भी नहीं हंसना चाहिए कि सामने वाला ये सोचने लगे कि वो उसकी मजाक बना रहा है। कई बार होता है बहुत सारे के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाला उत्तर देने से मना कर सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अन्वेषण एवं बचाव वाले प्रश्न, यानी सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी भावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है, उसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करके कोई आउट करने की बात की जा रही है, तो इस तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ उत्साहवर्धन एवं पुनर्स्मरण की बात भी करनी
है उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए कि आप सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये जानकारी हमको किसी ने नहीं बताई। साथ में टॉपिक पे पुनः लाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए ताकि वो भ्रमित ना हो, वो इधर उधर की जानकारी ज़्यादा न दे। क्योंकि जब हम किसी के सामने बैठते हैं, डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, ऐसे में उत्तरदाता कभी कभी कहीं दूर निकल जाता है। ऐसे में उसको पुनः टॉपिक पे लाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। जैसा कि हम बहुत सारे टीवी के इंटरव्यू में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उस टॉपिक से हट के कहीं बाहर भी चले जाते हैं। उस चीज़ में इंटरव्यू लेने वाले को ये बात का ध्यान रखना चाहिए, उसको बार बार स्मरण कराना चाहिए। साथ में संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए कि उत्तरदाता और इंटरव्यू लेने वाला दोनों में संतुलन स्थापित रहे, इसका विशेष प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद बात आती है उसका अभिलेखन। वैसे तो उत्तरदाता के समक्ष ही अभिलेखन तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट को नोट करते रहना चाहिए ताकि इंटरव्यू लेने के बाद उस सब बातों को उसका आलेखन उसी दिन कर लिया जाए। क्योंकि अगर उसी दिन या इंटरव्यू लेने के बाद किसी स्थान पर जाकर उसका आलेखन कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादातर अगर उसी दिन नहीं लिखता तो काफ़ी बातें भूल जाता है। ऐसे में जब वो लिखने बैठता है तो उसके अपने विचारों का समावेश हो जाता है, जो कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद साक्षात्कार का समापन की बात आती है। साक्षात्कार का समापन होता है और सोच समझ करके अच्छी तरह से तैयार होकर ये भी स्मरण रखना चाहिए कि सारे टॉपिक हो गए, क्लियर हो गए, उसके बाद उसके आधार पर एक प्रतिवेदन। तो इस तरह से साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, इसके जरिए हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि पहले अनुसूची या प्रश्नावली की तुलना में एक अच्छी प्रविधि है डिटेल में जानकारी। अब इसके बाद बात आती है इसके विभिन्न टाइप्स की, विभिन्न प्रकार। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, संख्या के आधार पर हो सकता है। अनेक तरह के साक्षात्कारों का प्रयोग अनेक समाजशास्त्रियों ने बताया है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मुख्य साक्षात्कार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साक्षात्कार के इतने प्रकार हैं कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब हम व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं, अर्थात अनुसंधानकर्ता किसी एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उससे उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालांकि व्यक्तिगत साक्षात्कार एक तरह की खर्चीली प्रविधि है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से जब आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। उस आधार पर ये एक रिसर्चर के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह की व्यक्तिगत साक्षात्कार की जरूरत पड़ती है। इसके बाद सामूहिक साक्षात्कार, जैसा कि एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ इंटरव्यू करता है, ये उतनी खर्चीली नहीं होती, कम खर्चीली होती है। अर्थात इसमें वो एक टॉपिक उन सबको देता है और उसके आधार पर उनसे उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ निदानात्मक साक्षात्कार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब अनुसंधानकर्ता किसी समस्या या घटना के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में, उसके कारण जानना चाहता है, उसके कारण के बारे में जानकर अनुसंधानकर्ता डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। इस साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता किसी कारणों की खोज करना चाहता है। इसका उद्देश्य है व्यापक पैमाने पर आयोजित साक्षात्कार, सर्वेक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। जो व्यापक पैमाने पर जब कोई समस्या घटित होती है उसके बारे में व्यापक सर्वेक्षण होता है, तो उस समय निदानात्मक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ उपचारात्मक साक्षात्कार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे जब कोई घटना या समस्या होती है तो उसके समाधान के बारे में लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं। तो उस स्थिति में समाधान लोगों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसके आधार पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ अनुसंधात्मक साक्षात्कार अर्थात शोध में अनुसंधान समस्या, जो भी टॉपिक होता है रिसर्चर का, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह सूचनादाताओं के विचारों, प्रवृत्तियों और मूल्यों से संबंधित होता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। इसके साथ साथ एक साक्षात्कार होता है पुनरावृत्त साक्षात्कार। कभी कभी अनुसंधानकर्ता
एक ही व्यक्ति से एक से अधिक बार इंटरव्यू करता है, पुनरावृत्ति साक्षात्कार। उसमें शोधकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करता है और सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। डिफरेंट टाइमिंग्स में इस तरह के साक्षात्कार किया जाता है। ये टाइमिंग्स हो सकता है 6 महीने में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, क्योंकि वो देखने का प्रयास करता है कि 1 साल के बाद उत्तरदाता के विचारों में क्या परिवर्तन है, उत्तरदाता की सोच में इस टॉपिक के बारे में क्या परिवर्तन है। इस आधार पर पुनरावृत्ति साक्षात्कार किए जाते हैं। खासकर चुनाव अध्ययन के बारे में इस तरह के साक्षात्कार अक्सर किए जाते हैं। एक ही व्यक्ति से पहले साक्षात्कार किया जाता है और बाद में साक्षात्कार किया जाता है, तो इस तरह के साक्षात्कार का भी उपयोग किया जाता है। अप्रतिबंधित साक्षात्कार, जैसे कि हम नाम से स्पष्ट होता है कि इस तरह के साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता को ये सुविधा रहती है कि प्रश्नों की रचना पहले से नहीं बनाता है या उसके सामने उत्तरदाता के सामने विकल्प भी नहीं रखता। ऐसे में वो काफ़ी हद तक प्रश्नों को लचीलेपन रूप में, यानी समय और परिस्थिति को देखते हुए प्रश्नों का निर्माण कर लेता है और सूचनाओं को गहराई से डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। खासकर बहुत सारी बड़ी हस्तियों के लिए प्रतिबंधित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समय और परिस्थिति को देखते हुए, उसके मूड को देखते हुए इस तरह के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा केंद्रित साक्षात्कार, जैसा कि इसमें इस साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक तरह से सामाजिक घटनाओं और परिस्थितियों, जैसे हम कह सकते हैं, इसके अलावा फिल्म है, रेडियो है या टेलीविज़न के प्रोग्रामों में हम देखते हैं सूचनादाताओं पर उसका प्रभाव क्या पड़ा है, यानी उस प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रित साक्षात्कार किए जाते हैं। इनके अलावा संरचित साक्षात्कार हो सकता है, असंरचित साक्षात्कार हो सकता है, औपचारिक साक्षात्कार हो सकता है, अनौपचारिक साक्षात्कार हो सकता है, चिकित्सकीय साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ये साक्षात्कार। अब साथ में हम कुछ खासकर साक्षात्कारता के गुण की बात भी कर लें, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है तो उससे इंटरव्यू देने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए एक इंटरव्यू लेने वाले को निष्पक्ष होना चाहिए, वो उसको किसी एक पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति वास्तव में अगर किसी पक्ष और विपक्ष की बात सुनेगा तो वो इंटरव्यू नहीं देगा। इसलिए उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसको कुशल होना चाहिए, अपने टॉपिक के बारे में उसको कुशल होना चाहिए। कुशलता बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको चतुर भी होना चाहिए। समय परिस्थिति को देखकर ऐसे प्रश्नों को उसके सामने रखना चाहिए ताकि उत्तरदाता उत्तर देने के लिए अंदर से तैयार हो जाए। इसके साथ साथ बौद्धिक ईमानदारी भी बहुत जरूरी है, यानी एक तो इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ईमानदार भी होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट भी नहीं करे, गुस्सा ना दिखाए, क्योंकि अगर गुस्सा दिखाएगा तो वो इंटरव्यू नहीं देगा। इसके साथ साथ उसमें प्रेम भाव का दृष्टिकोण भी होना चाहिए, कठिन परिश्रमी का दृष्टिकोण भी होना चाहिए, मिलनसार भी होना चाहिए, उसको मिलनसार का दृष्टिकोण होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। साथ में इंटरव्यू लेने वाले को उसका पहनावा बहुत अच्छा होना चाहिए, बोलचाल बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाषा शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा शैली में जरा सी गड़बड़ हुई तो इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू देने से मना कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इंटरव्यू लेना चाहिए। इंटरव्यू एक अच्छी प्रविधि है, बेस्ट टेक्निक्स है, क्योंकि इसके ज़रिए हमको गहन जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले के अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान होने चाहिए, क्योंकि उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। ऐसे में सामने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। सॉफ्ट स्पोकन होना, अगर कोई बात चुप भी रही है तो उसको अपने अंदर समाहित करके सामने वाले के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। कुछ लोग का कहना है सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसको लगना चाहिए पूर्ण रूप से समर्पित है, अर्थात उसको ये समझना चाहिए सामने वाले को हमेशा सेटिस्फाइड करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक गहन जानकारी देने का प्रयास करता रहे। आगे किसी और प्रविधि पे बात करेंगे और टॉपिक पे बात करेंगे। आज इतना ही।